हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखो, आज हम नया PYQ 2021 नेम सेट 2021 का वर्बली कैसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जनरली हम लोग बोलते रहते हैं कि 50%, 60%, कभी 40% क्वेश्चन वर्बली बन जाता है, और जब वर्बली बना लोगे तो आप समझ सकते हो कितना समय बचा पाओगे। तो आज का जो PYQ नेम सेट 2008 से लेकर के 20 तक डाल चुका हूँ, आज 21 डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बाद 22-23 ऐसे करता रहूँगा आगे चल करके। तो आज के जो PYQ में देखिएगा 60% क्वेश्चन हम कैसे वर्बली आपको कराते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ो और वर्बल जवाब दो, बशर्ते कुछ उसका कंसेप्ट क्लियर हो, नॉलेज हो, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो वर्बली आपका 50, 60, 40% बन ही जाता है। जब आप इतने परसेंट क्वेश्चन वर्बली बना पा रहे हो तो समझ सकते हो कि आपका रैंक आएगा, कितना हाई स्कोर कर लोगे। और जो नहीं बना पा रहे हो वर्बली, वो भी तो उसका पेन यूज करोगे, तो पेन का भी बहुत नॉमिनल यूज होगा, क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशन वर्ब करने में थोड़ा दिक्कत आती है, टाइम भी लगता है और गलत भी होने का चांस रहता है, तो रिस्क नहीं लेना है। लेकिन 50-60% क्वेश्चन जो वर्बली होते हैं उनको जरूर करिएगा, समय बचेगा। 10 मिनट में आपका 50-60% क्वेश्चन 10 मिनट में आराम से हो जाएगा, और उसके बाद फिर पेन का यूज़ करके अब बाकी का करिए, तो कितना हाई स्कोर होगा। तो हम लोग इसी टाइप का ट्रिक टेक्निक के साल भर पढ़ते रहते हो, और साल भर पढ़ते रहते हो तो आपको ये ट्रिक टेक्निक अब अप्लाई करने का समय आ गया कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कैसे समय बचाना, वो जब कलाकारी सीख लोगे तो वो तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा मतलब यूजफुल होगा और अच्छा स्कोर आएगा और उसको पिछाड़ पाओगे। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बता रहा है कि इफ़ मॉड ऑफ k इक्वल टू 5 और थीटा 0 to 360 है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितने होंगे? तो ये पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a cos थीटा b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 होगी। तो इसको जब हम अंडर रूट क्या करेंगे, 5 से अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अंडर रूट 25 का 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस या थीटा माइनस अल्फा, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू यहाँ पर मॉड ऑफ के दिया है 5, है ना, तो 5 इस केस में मॉड ऑफ के इक्वल टू 5, तो ये एक तरीके से प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। तो कुल मिलाकर के यहाँ बचेगा कॉस ऑफ एल्फा प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस अल्फा, थीटा प्लस माइनस अल्फा, तो इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। तो ये मन में कर सकते हो कि इसकी वैल्यू खुद 5 दी है, मैक्सिमम मिनिमम 5 होती है, तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू यहाँ पर के वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी ये कॉस में बदलो साइन बदलो। और ये सबको पता है कि कंप्लीट 1 राउंड में एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 कॉस देता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको 0 to 360 में क्या करोगे, इधर प्लस 1 0 to पाई 4 5 और इधर पाई 3 5 8 मल्टीपल पाई पर माइनस 1 देगा। तो चाहे साइन हो, अगर आप इसको साइन में बदलते, मान लो साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा होता है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट 1 राउंड में क्या देता है, 2 बार वैल्यू सेटिस्फाई करता है। कंप्लीट 1 राउंड में 2 बार सेटिस्फाई करेगा। जैसे साइन का अगर 1/2 है तो ये 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी देगा, पाई माइनस 1, है ना। तो ऐसे करके देखिएगा, टेन का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में 2 बार वैल्यू, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट 1 राउंड पे 0 to 360 0 to 2 पाई में कंप्लीटली 2 बार वैल्यू सेटिस्फाई करता है, 2 सोल्यूशन देता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या जब पढ़े होंगे यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, मान लो के ले लेते हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लोग हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस केस में तो यहाँ 3 4 है तो 5 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, अब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 स्क्वायर 5, और इधर इसको आप चाहे अगर साइन में बदलोगे तो कास, और ये तो कास में बदलना होगा, एक साइन एक कास, तो कास ले लो या साइन ले लो, तो कुछ भी आएगा। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर के, और के की वैल्यू मॉड ऑफ के इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1, यानी कुल मिलाकर के साइन ऑफ अल्फा या कॉस ऑफ अल्फा प्लस माइनस 1 आने जा रहा है। तो कोई भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो इस केस में पूरे राउंड में 2 बार ये सेटिस्फाई करेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम में बहुत कॉमन चीज़ है, मिनिमम मैक्सिमम निकालते हो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें भी यही करते थे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम प्लस 1 मिनिमम माइनस 1 आएगी, और ये खुद दिया 5, तो के वैल्यू प्लस माइनस 1 हुई, और प्लस माइनस 1 मतलब 2 वैल्यू, तो कंप्लीट 1 राउंड में चाहे साइन लो चाहे कास लो, ठीक है, इसका जनरल एक्सप्रेशन, तो 2 बार सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व डिफाइंड बाय y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू cot x फ्रॉम π/6 टू 3π/2 और इधर -π/2, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा 0 से π/2 के बीच में होगा, तो 45 पे ब्रेक होगा tan और cot में, तो 0 से π/4 tan लिखोगे, tan log ऑफ इसका tan की इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x, तो log ऑफ sec π/4, तो log क्या हो जाएगा √2, तो हाफ log 2 उसका डबल कर दोगे तो 2, ठीक है, तो 2 विल बी द आंसर, log 2 विल बी द आंसर, दिस विल द आंसर। देखो मैंने क्या किया, अब समझ जाओ, ये आप वर्बली आप भी कर सकते हो। अब देखिएगा इसको कैसे किया, अभी हम समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा कि tan का और cot का जो ट्रेसिंग होता है ये ऐसे जाएगा, ये tan का ऐसे जाएगा और cot का मान लो ऐसे जा रहा है, तो ये π/4 पर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो जितना एरिया ये होगा इंटीग्रेशन y dx एरिया देगा अबाउट द एक्सेशन कर्व, तो जितना एरिया उसका डबल कर देंगे। वही मैंने किया, ये वाला tan वाला है ग्रीन वाला, तो यहाँ पर क्या किया, वर्बली करा 0 से π/4 और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan ऑफ x dx, और इसको बाद में डबल कर देना, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि π/4 से π/2 तक जाओगे काट लोगे, तो ये सिमेट्रिक होता है, एरिया वही देगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन एरिया होगा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कॉमन 0 से π/2 और एक्स एक्सिस के बीच का है ना, जो एरिया आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x पता होगा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, और log ऑफ क्या करोगे sec π/4 यानी क्या हो जाएगा √2, तो log ऑफ √2 हुआ और 0 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस केस में log ऑफ 1 sec 0 करोगे 1 तो log 1 0 कर देगा, लोअर लिमिट 0 कर देगा। अब इसको करोगे, इस केस में लिमिट मैंने डाल दिया, log sec की लिमिट √2 आया, है ना, क्योंकि sec π/4 होता है √2, तो इस केस में log ऑफ √2 और माइनस log 1 0, है ना। तो अब इसको जब इधर लाओगे तो इस केस में पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, इसको मिटा देते हैं, 2 बचेगा, और इसको फिर डबल करना होगा, क्योंकि भाई ये एरिया जितना होगा उतने तो ही होगा, तो ये कैंसिल करके log 2 देगा। तो क्या आप वर्बली नहीं कर सकते हो कि जब हमारे कॉमन एरिया tan का cot का π/2 के बीच में ये आपका π/4 पे ब्रेक होगा, जितना ही होगा उतना होगा, तो ब्रेक करके मत निकालो, 0 से π/4 देन π/4 से π/2 ब्रेक करके नहीं निकालना, कोई एक निकाल लो और उसको डबल कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से π/4 tan x dx, tan x का log ऑफ sec x होता है, sec का अपर लिमिट डालोगे 45 √2 होता है और इधर 0 होता है, ठीक है, तो log ऑफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि sec 0 1 देगा, तो log 1 0 देता है, तो सेकेंड लोअर लिमिट तो 0 कर देगा, है ना, log 1 0 कर दिया। तो ये आपका यहाँ पर जब भी √2 डाला तो √2 जाकर इसके पावर में हो गया, इसका डबल कर ये कर दिया, इधर आ गया, तो हाफ log 2 इतना हुआ, उसका डबल कर दिया। तो ये कैलकुलेशन आराम से इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट फार्मूला है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x डायरेक्ट फार्मूला है, अपर लिमिट डालने में कौन सी दिक्कत है, लोअर तो आपका 0 ही कर दे रहा है डाल करके, तो उसी को फिर डबल कर रहे हो। तो केवल फिगर दिमाग में रखना है और फार्मूला दिमाग में रखना है, तो ये वर्बल हो सकता है, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। तो कोशिश करोगे कि वर्बल कोशिश करो तो समय बचेगा। तो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए क्या, इसको हम लोग पढ़े होंगे कि अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट डालते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी होता है, तो 1 प्लस fx टू द पावर gx में लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी ले लेते हैं, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, तो ये होता है e टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, बशर्ते 1 प्लस हो। तो जैसे ही इसको हम लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 5/x+2 आ जाएगा, तो 5/x+2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा x+5 इंटू यहाँ पर 5 और डिवाइडेड बाई x+2, तो आपका एलपिटर रूल अप्लाई करोगे या आपका x से डिवाइड करोगे तो e पावर 5 विल बी द आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 में कर सकते हो, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई x+2 करके डिवाइड करके देखो 1 में x+5, और जैसे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा इसमें, इस केस में जब हम e टू पावर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और 5 डिवाइडेड बाई x+2 और इंटू करेंगे x+5,
तो x से डिवाइड करो या एल्पिटर रूल अप्लाई करोगे तो 5 तो बचेगा, है ना, x से डिवाइड करोगे तो भी कर गया, या 5x + 25 डेरिवेटिव आपका 5 नीचे 1, तो e टू पावर 5 दैट विल बी आंसर। तो अगर इस पैटर्न किए होगे जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 पावर इन्फिनिटी आता है तो इसको हम इस पैटर्न में कन्वर्ट कर देंगे, इस वन कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट e टू पावर लिमिट दिस इंटू दिस होता है। तो 1 + 5 बाई ये मन में कर लिया, 1 प्लस, है ना, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 बचेगा, 5 डिवाइडेड बाई दिस, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 5x नीचे x + 2, तो 5x और x + 2 का आपका समझ सकते हो क्या आ सकता है। तो ये वर्बल हो रहा है, इस टाइप का किए होगे तो वर्बल कर पाओगे, किए नहीं होगे, यही नहीं जान रहे होगे क्या होता तो मुश्किल है। और दूसरा तरीका इसका लॉग लेकर के इक्वल टू y मान करके लॉग लेकर करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको वर्बल करने में दिक्कत हो, तो ये ज़्यादा आसान है ना। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल दिस है, दोनों सर्किल हैं, तो कॉमन टेंजेंट अगर C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज मोर देन R1 + R2 तो हम 4 कॉमन टेंजेंट नो टू सर्किल विल पास अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू R1 + R2 तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स वाला कॉमन हो जाएगा। और अगर ए के अंदर एक होगा C1 C2 लेस देन R1 + R2 तो देयर विल बी 2, और C1 C2 इक्वल टू R1 - R2 तो 1 कॉमन इंटरनली टच करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हम लोग देखते हैं, इसका सेंटर 0 0, इसका 3 4, तो इनके बीच की दूरी 5 हो गई, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस √3² + 4² 25, इधर लाएगा 25 और प्लस 49 7 आ जाएगा, 7 और 2 डिफरेंस 5, और सेंटर के बीच की दूरी भी, तो यहाँ पर ये 1 टेंजेंट होगा क्योंकि एक के अंदर होगा, क्योंकि C1 C2 इक्वल टू R1 - R2 को फुलफिल कर रहा है। C1 C2 इसका सेंटर 0, इसका सेंटर 3 4, इनके बीच की दूरी 5 हुई, C1 C2 की दूरी ये 5 हुई, और ये आपका ये आ जाएगा 7 - 2, क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस 7 है, √2² 3² + 4² 25 हो गया, और उधर लाओगे -+24 कर दिया तो 49 √49 का 7, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज सेटिस्फाइंग, तो देख लीजिए ये पढ़े होगे, अगर ये ग्रेटर देन होता, एक मिनट, C1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 + R2 तो पढ़े होगे 2 सर्किल अवे फ्रॉम, तो 4 कॉमन टेंजेंट होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इक्वल होगा C1 C2 एक्सटर्नली इक्वल होगा तो एक्सटर्नली टच करेगा, तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, ये तो थ्योरी सब पढ़े होगे, है ना, और लेसर देन होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा तो 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, और ये वाला केस होगा तो इंटरनली टच करेगा, एक के अंदर एक टच करेगा तो देयर विल बी 1, तो जस्ट ये तो वर्बल आप चेक कर सकते हो, ये वाला केस है तो देयर विल बी 1 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, 1 कॉमन टेंजेंट होगी, तो दिस इज द केस इन दिस केस। तो दोनों है सिंपल है, सेंटर रेडियस सम तो पूरा इंटीजर में आ रही है, वर्बल है आपका, कहाँ ट्रेसिंग में दिमाग में रख सकते हो, कहाँ से जाएगा क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिएगा आपको कैसे, अभी हम 60% क्वेश्चन सारा वर्बली करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है इन ट्रायंगल दिस इफ दिस इज के देन के इज ऑलवेज, तो ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हम क्या करेंगे, जब हम इक्वल एंगल डालेंगे, जब ये तीनों टर्म बराबर होंगे तब उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब तीनों क्वांटिटी बराबर हों। तो जब हम ट्रायंगल की ABC की बात हो रही तो सबको पता है कि तीनों बराबर कब होगा, जब 60 60 60 लोगे, A = B = C इक्वलेटर ट्रायंगल ले लिया तो कैपिटल A = 60 यानी 60 बाई दिस 30, तो tan² 30 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 + 1/3 + 1/3, तो 3/3 1, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तीनों क्वांटिटी बराबर होंगी, ठीक है, तब वो मिनिमम देता है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1, तो 1 से अधिक कितना भी हो सकती है, तो पता होगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर A = B = C, तीनों एंगल 60 60 60 लेकर ले लिया, तब ये तीनों क्वांटिटी बराबर करेंगे, बराबर से मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि A, B and C आर द 3 वेक्टर्स, देन ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A and C हुज प्रोजेक्शन ऑन B ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस। अब देखिएगा किसी वेक्टर का किसी पे प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑन बी पर, तो आपको यहाँ पर B पर प्रोजेक्शन निकालोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाय √6 होना चाहिए, तो B का देखो √6 आ गया, ये तो 6 है, और दोनों का वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जो वेक्टर ऑप्शन में गिवन है उसका B पर प्रोजेक्शन इतना हो, 1/√, है, तो किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर U का V पे प्रोजेक्शन निकालें तो U.V डिवाइडेड बाई mod ऑफ ये वो होता है, ये बात होगा। तो यहाँ रिक्वायर्ड वेक्टर यहाँ पर क्या है, ये B है, एक तरीके से ये भी है, B पर प्रोजेक्शन, तो इसका हो जाएगा 1/√6 कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो, तो ये निकालना है तो गो थ्रू ऑप्शन, अगर इसका हम B से डॉट प्रोडक्ट करते हैं
तो यहाँ पर 3 और -3 -3 -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/√6 नहीं चलेगा। दूसरा उठाते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर -2 1 और तो 0 है, तो 1/√6 चलेगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो 1 आया है ना। दिस डॉट दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माड ऑफ बी इक्वल टू √6 है, तो 1/√6। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। आगे जब आप करते हो देखो, और नहीं, अब √6 तो है ही है, बस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर का 2 करोगे, यहाँ का -3 करोगे, यहाँ का -k करोगे तो 1 नहीं आ रहा है। यही आपका डी के लिए करोगे, बी का इसका डॉट प्रोडक्ट, वो भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यही दिस इज द ओनली ऑप्शन जो दिस डॉट दिस 1 आ रहा डिवाइडेड माड ऑफ बी इक्वल टू 6 √a² 1² 1² √2² है ना, ये पता है इस चीज़ में। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्शन अगर ये है तो देख रहे थे, ऑप्शन के थ्रू जाना है, वेक्टर निकालना नहीं है, वेक्टर को हमको वेरीफाई कर देना है, तो ये वर्बल होगा। तो वर्बल हो रहा है इस केस में, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वर्बली, व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉलिनोमियल दिस है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब अगर डिविजिबल बाय हो तो ये तो मतलब ये फैक्टर होगा इक्वल टू 1 रूट होगा तो सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई करा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 0 से इक्वल करेंगे। तो उस केस में डालेंगे तो 1 और 1 -3 और प्लस 2p और -6 इक्वल टू 0 करोगे, तो -6 और -3 -9 प्लस का 1 -8, तो 2p इक्वल टू 8, तो p इक्वल टू 4, दिस द आंसर। जस्ट x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करो, इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि ये फैक्टर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 कर देगा। फैक्टर होगा मतलब इक्वल टू 1 रूट ऑफ दिस, रूट बोलो 0 बोलो। तो इसको जैसे 1 डालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, तो जगह 2p इक्वल टू 8 वर्बल है ना। यहाँ 1 -3 और -6 तो -9 प्लस 1 -8, उधर गया 8, तो p इक्वल टू 4। तो कांट यू डू इट वर्बली, और ये तो पॉलिनोमियल का सिंपल सा चीज़ है। कोई फैक्टर होता है तो उसका मतलब रूट होता है, नहीं उसको सेटिस्फाई करता है, 0 करता है। तो ये भी आप वर्बल कर सकते हो कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखिएगा वर्बल कैसे करोगे। अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, देन f ऑफ थीटा f ऑफ एल्फा, f ऑफ थीटा ये है और f ऑफ एल्फा डालोगे तो थीटा एल्फा हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हम प्रोडक्ट करेंगे तो पहला रो लिख करके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये मैट्रिक्स है ये थीटा से, और एक दूसरी बना लेंगे जिसमें थीटा एल्फा डाल देंगे। तो पहला रो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कास हो जाएगा, क्या होगा, कास थीटा, ठीक है, और कास एल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ऑफ ए प्लस बी होता है, तो कास ऑफ ए प्लस यही वाला आ जाएगा। इसी दिस विल बी द आंसर, पहला वाला टर्म हो जाएगा एफ ऑफ एल्फा प्लस थीटा, मतलब कास ऑफ थीटा प्लस एल्फा, ठीक है। इसी में हम लोग एक मन में और एक कर लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, तो कास ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा 0, साइन ऑफ एल्फा, कास ऑफ एल्फा 0 और 0 0 1, और जैसे इसको करोगे तो कास ऑफ ए कास ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसी को फुलफिल करेगा थीटा जब ए प्लस बी। अब दूसरा वाला भी करेंगे, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट वो इसको करेंगे, तो इस केस में होगा साइन कास और कास साइन, माइनस कामन लोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो माइनस दोनों आ जाए, माइनस कामन लिया तो साइन ए कास बी, कास ए साइन, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा साइन वाला। फिर इसका करोगे, इसका इससे करोगे तो 0 कर देगा, 0 0, और इधर 1 × 0 0 कर देगा। ऐसे सेकंड रो उठाओगे तो ये, थर्ड रो उठाओगे तो ये, तो देखोगे इसी मल्टीप्लाई करोगे तो जो फार्मूला बन रहा है वो जो बनेगा मैट्रिक्स, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा, थीटा प्लस एल्फा, थीटा प्लस एल्फा, थीटा प्लस एल्फा रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसके बराबर होगा, क्योंकि एफ ऑफ थीटा ऐसा है तो एफ ऑफ थीटा प्लस एल्फा को रिप्लेस कर देंगे थीटा प्लस एल्फा से, क्योंकि जो फार्मूला बन रहा है वो आपका साइन ऑफ ए प्लस बी या कास ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कास ऑफ ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला बन रहा है। तो उसी का जब यूज करके बनाओगे तो इसको फुलफिल करेगा, करके देख लो। ये थीटा है, एफ ऑफ एल्फा है, थीटा एल्फा डालो, मल्टीप्लाई करके देखोगे फार्मूला जो बनेगा, तो पहला वाला जो यहाँ एलिमेंट आएगा रिजल्टिंग, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कास ऑफ थीटा प्लस एल्फा, ये बनेगा। एफ ऑफ थीटा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा बनेगा, यहाँ पर 0 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, यहाँ पर माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा वही बनेगा। जो एक्सप्रेशन बनेगा तो क्या बनेगा, कास थीटा कास एल्फा और माइनस साइन थीटा साइन एल्फा, तो माइनस होता है तो प्लस वाला होता है ना, तो पता है इसमें माइनस का मान लोगे तो साइन थीटा कास एल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो ये करके वही बन जाएगा, करके देख लेगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भी हो गए, तो इसी को फुलफिल करेगा, यानी उसका एंगल का सम्मुख के बराबर हो जा रहा है, फार्मूला में फिट हो जा रहा है। तो हम लोग अगला बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दिस इक्वल टू दिस, ये एक्चुअली NC2 और ये NC4 है, एन की वैल्यू तो फॉर डेफिनेशन है,
NCR की डेफिनेशन है NC2 NC4 आर इन द रेशियो दिस इज टू देन द वैल्यू ऑफ n। तो आप 0 तो डालोगे नहीं, 0 में तो फुलफिल नहीं करेगा। 2 डालोगे तो 2C2 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2C4 मीनिंगलेस हो गया। 4 डालते हो तो 4 डालोगे तो 4C2 और इधर 4C4 4C4 1 हो जाएगा, 4C2 6 हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब 5 डालेंगे तो 5C2 10 होता है और 5C1 क्या होता है 5, तो 10 और 5 2:1 दिस द रेशियो, बस हो गया। आपको इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई मत करना, ऑप्शन को उठाओ। देखो यहाँ पर जैसे हम n की वैल्यू 5 डाला तो 5C2 और इधर 5C1, 5C2 क्या होता है 10 होता है, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 10 और 5C1 5 होगा, तो इधर 10 उधर 5, तो रेशियो क्या होगा 2:1 हो गया ऑप्शन के थ्रू। सिंपल कैलकुलेशन हो पा रहा है, इसलिए हम लोग वर्बली कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स दिस व्हिच मीट एट राइट एंगल। ये तो क्या है, ये तो डायरेक्टर सर्किल डेफिनेशन है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट फॉर ए गिवन इलिप्स इज ए डायरेक्टर सर्किल, और डायरेक्टर सर्किल सर्किल होता है, दैट इज द आंसर। किसी इलिप्स में परपेंडिकुलर इलिप्स हो या सर्किल हो या हाइपरबोला पैराबोला कोई भी हो, डायरेक्टर सर्किल की यही डेफिनेशन होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज ए डायरेक्टर सर्किल फॉर ए गिवन कर्व। ठीक है, तो इलिप्स है तो इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल। तो इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल होता है, सर्किल का डायरेक्टर सर्किल भी सर्किल होता है, हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल होता है, सिर्फ पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल स्ट्रेट लाइन होता है और वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, पढ़ोगे प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल इज ए सर्किल, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल पे लाई करेगा और उस सर्किल से टेंजेंट ना करोगे तो परपेंडिकुलर होंगी। तो दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इसलिए कुछ पेन की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी रिलेटिव टू ओ के रिस्पेक्ट में ए और बी के, ये ए होगा, ए का कोऑर्डिनेट 1 4 -4 3 हो गया, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट -1 2 और -1 हो गया रिस्पेक्टिवली। देन द मीडियन थ्रू दिस एंड दिस। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका मीडियम करोगे तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भाई ओ ए और ओ बी, तो ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आई 0 हो गया, यहाँ पर जे और -4j और +2j, तो -2j डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का j बचेगा, और इधर +2k डिवाइडेड बाई 2, तो -j+k, कहाँ है -j+k, दिस द आंसर। ठीक है, क्या किया, इसको मैंने जोड़ के डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पर O है, ये यहाँ पर A है, B है, और इसका पोजीशन वेक्टर I -4j और +3k है, और इसका पोजीशन वेक्टर है -I और +2j -k है। यही मैंने क्या किया, वर्बल किया। इसको जब ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करो तो इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट मैंने जोड़ दिया, I है ना, तो I 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मिड पॉइंट निकालने के लिए -4j और +2j, तो -2j, और यहाँ पर +2k 2 से डिवाइड करोगे तो -j+k, तो -j+k इज द आंसर, क्योंकि इसका जो पोजीशन मिड पॉइंट का है, ये इसका ये पूछ रहा है, इसमें पॉइंट ये पॉइंट है पोजीशन, तो ये भी पॉइंट होगा, फिर पोजीशन का बना लेना, क्योंकि ये मीडियन का होता है मिड पॉइंट, है ना। ओ से मीडियन ड्रा करेंगे तो ए बी के ज्वाइन करने वाले इनको मिड को डिवाइड करेगा, तो ये पॉइंट है, पॉइंट का मिडिल क्वाड्रेंट, तो दिस + दिस डिवाइडेड बाई 2 करने से आ गया। तो ये वर्बल हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं कि मैंने वर्बल क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्बल हो सकता है वो, इसलिए आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मीडियन मिड पॉइंट जाओ करो, इनका मिडिल पॉइंट है ना, x1 + x2/2 कोऑर्डिनेट में भी पढ़े होगे इस टाइप का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। पढ़े होगे कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग एक लिखाते कहते हैं तो ऐसी 2 वैल्यू होती है पूरे राउंड में, इसका भी 2 वैल्यू होती है, लेकिन जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे देंगे तो देखोगे किसी एक पूरे राउंड में किसी एक क्वाड्रेंट में एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अगर एक होगा तो पूरे राउंड में 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। इसका जो पूरे राउंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में 1/√3 देगा, π/6 π + π/6 पे देगा, और ये आपका देगा क्या देगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, π + π/6 और π - π/6। तो देखेंगे जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पूरे कंप्लीट 1 राउंड में, आई मीन 0 to 2π में एक बार एक एंगल ऐसा होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब वो चेक करो तो ये देखो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, दोनों सेटिस्फाई करे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो π + π/6 करोगे तो देखो 10 π/6 वो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, 1/√3 देगा, और ये माइनस थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव देगा, π/6 30। तो ये कुल मिला करके π + π/6 इज द एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो π + π/6 यानी 7 π/6, और 7 π/6 में 2nπ जोड़ दो, बार बार वहीं आता, तो जनरलाइज फॉर्म लिखना है, तो दिस इज द आंसर, है ना। देखिए मैंने क्या किया, जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक
न्यूमेरिकल इक्वेशन देंगे तो हम चेक करेंगे कौन सा एंगल होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला एंगल करेगा दोनों को, ये है ना, पाई प्लस पाई बाई 6, इतना पाई बाई 6 है, इतना पाई बाई 6 है, पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज 7 पाई बाई 6, है ना। अब इस एंगल पर देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव ये पॉजिटिव और दोनों सेम वैल्यू दे रहा पाई प्लस पाई। अब इसी में क्या होगा, पूरे यहाँ तक आए तो एक सेटिस्फाई किया पूरे राउंड में, उसके बाद फिर 2n पाई, फिर 2n पाई, फिर 2n पाई, तो इसी में 2n पाई जोड़ दो, 2n पाई जनरलाइज फॉर्म होगा, बार बार वहीं आओगे, ठीक है। तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देगा पूरे राउंड में एक वैल्यू पहले निकलेगी, एक ही निकलेगी एक बार में, वो जनरलाइज में के लिए 2n पाई जोड़ दो, और एक देता है तो दो वैल्यू होती है इसी प्लस माइनस करके, वो तो डिपेंड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है। तो समझ रहे होगे। तो ये सब चीज़ में तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बस एक एंगल निकालो, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट ढूंढो किस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव पॉजिटिव, उस क्वाड्रेंट में एंगल निकालो और वो एंगल निकलेगा उसी में 2n पाई जोड़ दो, हमेशा ही होता है। तो वर्बल हो रहा है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। The standard deviation of the 20 numbers is 30. If each of the number increase by 4, then the new standard deviation. अरे भाई हर एक नंबर में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टैंडर्ड डिविएशन आई मीन डिस्पर्सन इज नॉट चेंज, दैट विल रिमेन सेम। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब मल्टीप्लाई करोगे के टाइम्स तो के टाइम्स हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन अगर के क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिस्पर्सन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट चेंज। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन 30 है, अगर सब में हम 4 जोड़ दें तो भी 30 रहेगा, क्योंकि ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर डिस्पर्सन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग वर्बली जवाब दे पाएंगे, 30 ही होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर है कि लेट r इक्वल टू r टू r की फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और फंक्शन की डेफिनेशन ये है, यानी रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा, रियल निकालेगा। तो कह रहा r -1 -2 पर डिफाइन है, क्योंकि -1 0 कर देगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। तो कह रहा है उसके लिए ये अलग से वैल्यू दिया है, -2 पर -1 ले लेना और -2 पर 0 लेना। f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट, तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, थ्रू आउट एक्सेप्ट -1 -2 पर, है ना। तो उसके लिए देखेंगे अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर ज्वाइन कर दें तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं -1 -2 पर ही चेक करेंगे। तो माइनस अगर हम यहाँ पर 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, तो उस केस में देखते हैं क्या है। चलो -2 पर चेक करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करें, -2 पर -1 एजाइन वैल्यू, तो -2 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आना चाहिए, -1 हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस होगी। तो डालेंगे लिमिट, तो डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग एलपिटर रूल, तो 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 2x, 2 वैल्यू -2 डालोगे तो -4 प्लस 3 -1, तो 1 बाई -1 -1, तो -2 पर क्या है, लिमिटिंग वैल्यू जो आई माइनस वो फंक्शन की वैल्यू जो एजाइन कर दी गई उसके बराबर है। तो यहाँ पर 2 पर कंटिन्यूअस होगा, है ना। और यहाँ पर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट, तो अब देख रहे हैं कहाँ पर f(x) इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिफाइंड बाय दिस, f इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बात करते हैं, -1 पर देखते हैं क्या आता है। तो -1 पर डालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -1 पर 0 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डिफरेंशिएट किया इसका, तो 1 और 2x प्लस 3 और -1 डालोगे तो 1 -2 और प्लस 3, तो आपका 1 बाई 1 आएगा, 1 आएगा तो 0 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस 1 पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 पर है और 1 पर नहीं है, क्योंकि 1 -1 पर नहीं है। -1 पर ये फंक्शन की वैल्यू जो है 0 एजाइन कर रही है, और यहाँ -1 पर जब डिफरेंशिएट किया 1 में किया, 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3। अब जैसे -1 डालोगे यहाँ पर तो 1 बाई 1 आएगी, तो 1 आएगी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, जबकि फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस, यहाँ पर इज कंटिन्यूअस नॉट, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट, इस पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस पूछा है, f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट, तो इस पर कंटिन्यूअस है, इस पर नहीं है। क्यों इस पर है, ठीक है, इस पर नहीं है, अगर नहीं पूछेगा तो ये करेंगे, इस पर है, क्यों इस पर है वो भी चेक कर लो। जैसे हम 2 पर माइनस वैल्यू यहाँ पर दिया है, x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू -1 जाएंगे, और जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं एलपिटर रूल, तो माइनस डिफरेंशिएट किया ऊपर नीचे और -2 डालोगे तो 1 डिवाइड -2 और यहाँ पर +3, तो 1 बाई -1 आया, लिमिटिंग वैल्यू -1 फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसलिए -2 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू, और -1 पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 0, जबकि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही, तो बोथ आर डिफरेंट। तो ये तो वर्बल है, जस्ट इसको एलपिटर रूल अप्लाई में डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालने में कौन सी बड़ी दिक्कत है, तो वर्बल हो सकता है, और बाकी वैल्यू से मैं ज्वाइन कर लो, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू बराबर है तो कंटिन्यूअस, नहीं बराबर तो डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो ये तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के तो क्वेश्चन मैक्सिमम सब वर्बल ही बन जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिएगा
कह रहा है पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो डायगोनल कैसे निकाल, तो nc2 माइनस n। तो अगर nc2 करेंगे तो किसी भी पॉलीगॉन में n साइड्स हैं यानी n वर्टिसेस हैं, तो nc2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट विल इंक्लूड साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स। तो आप टोटल लाइन में अगर हम नंबर ऑफ साइड से n घटा दें तो डायगोनल बचेगा। तो nc2 माइनस n इक्वल टू 44। अब हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो मेहनत है, तो गो थ्रू ऑप्शन। तो गो थ्रू ऑप्शन करोगे तो यहाँ पर देखोगे 44 डायगोनल के लिए 9c2 और माइनस 9 करोगे तो 44 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 9c2 क्या होगा 36, ठीक है, 36 में फिर 9 घटाओगे तो नहीं चलेगा। 10c2 के क्या करोगे 10 इंटू 9 45, 45 में से अगर आप 10 घटाओगे तो 44 नहीं आएगा। 11c2 करते हैं, इनकी वैल्यू 11, तो 11c2 माइनस 11, तो 11c2 मतलब 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 55 माइनस 11 44, दैट्स द आंसर। तो ये होता है nc2 माइनस n इक्वल टू 44। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, nc2 जो कि पॉलीगॉन का पूरा आपका डायगोनल वर्टिसेस साइड सब आ जाएगा, सारा आ जाएगा। तो इतने सारे में हम लोग क्या करेंगे, जिन ये साइड नंबर ऑफ साइड्स घटा देंगे तो डायगोनल ही बचेगा, यही रूल होता है ना। तो इस केस में सीधा आपको ये पता ही होगा, ऑप्शन के थ्रू जाओ, मन में कैलकुलेट करो और आंसर पाओ, जो 44 दे दे वो आंसर। nc2 निकालने में कौन सा बहुत दिक्कत है ना। तो वर्बल हो जाएगा माइनस n इक्वल टू 11 इज द ओनली वैल्यू व्हिच इज सेटिस्फाइंग। तो हम लोग बात करते हैं, बस कंसेप्ट पता हो क्या क्या होना चाहिए, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इतना इतना है, ई होने की प्रोबेबिलिटी इतना है और एफ होने की प्रोबेबिलिटी इतना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियस इंटरसेक्शन है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ई नॉर, तो पहले आइदर ई और यूनियन निकालो, यूनियन ऑफ ई यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.64 है ना, 0.64, और इंटरसेक्शन वाला घटा दोगे, नहीं ये तो इंटरसेक्शन वाला है, इन दोनों को जोड़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ ये है, इन दोनों को जोड़ा तो 75 आ गया, 0.75, 0.75 में 14 अगर घटाते हो तो 0.61 आएगा, 0.61 होने की तो नहीं होने की 1 माइनस 0.16 तो 39। कितना आसान है ये, देखो मैंने क्या किया, मन में किया, आप भी कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये आइदर ई और एफ होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो बेसिक मन में पता ही होगा क्या होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75 और इसकी घटाओगे 0.14, तो आपका कितना हो जाएगा 0.61 आया, इसका 50 थी, सॉरी 50.50 है ना, 0.25 0.50 जोड़ों के ई एफ का और इंटरसेक्शन सैम्पल मतलब इंटरसेक्शन दिस एंड दिस का ये 0.14 है। तो 14 तो मन में नहीं कर सकते हो, 0.75 में 0.14 घटाओगे तो 0.61 बचेगा। अब ये 0.61 ये तो होने की, या तो ए या तो बी, और कह रहा है इसका नहीं होने का, तो 1 माइनस कर दोगे, 1 माइनस 0.61 करोगे, 0.61 करोगे तो क्या होगा 0.39 बचेगा, क्योंकि यहाँ नाइदर दिस नॉर एफ पूछा जा रहा, होने की नहीं पूछा जा रहा, नहीं होने की, तो होने की निकालोगे तो नॉट मतलब 1 माइनस टोटल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 12 हो जाएगा। तो कितना आसान है। तो ये कैलकुलेशन क्या बहुत टफ था कि आपका ये फार्मूला के मन में नहीं कर सकते हो कि ए यूनियन बी क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में पढ़े होगे। अब दो इंडिविजुअली दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, निकाल लिया, और नहीं होने का 1 माइनस। तो सिंपल सा कैलकुलेशन जो लोग हम मन में कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आप भी कर सकते हो, अगर ये चीज़ें पढ़े होगे तो जान रहे होगे। अब आओ इसमें, अब इसमें क्या करोगे, tan इनवर्स दिस एंड दिस देन डिवाइड बाय डिस्का डेरिवेटिव, तो ऐसा पुट करोगे कि tan ही हो जाए, tan इनवर्स tan, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ये tan 3 थीटा होता है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स x, 3 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का होता है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दैट विल बी द आंसर इसके ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे तो आपका tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा का मतलब यहाँ पर, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा मतलब tan इनवर्स x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड 1 प्लस, यही दिया हुआ है, 3 तो कोफिशिएंट है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का माइनस में होता है, तो सब फार्मूला पर बेस्ड है। तो जब भी tan इनवर्स या कुछ भी होगा ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि ये tan में बदल जाए तो tan उड़ जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, फिर थीटा का वैल्यू हम इसी निकाल के रखेंगे tan इनवर्स x, तो वर्बल हो जाएगा। ठीक है, 3 अभी हम कुछ दिन पहले वर्बल ही सब करा रहे थे कि किस में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करते थे कि साइन बच जाता, कास इनवर्स होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि कॉस हो जाएगा, कॉस का कैंसिल जो बचेगा और फिर उसका डिफरेंशिएट करोगे। तो 3 थीटा बचा, थीटा वैल्यू डाल tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला होता है डेरिवेटिव 1/1 + x², दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली, क्या ये सोच नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 3 थीटा किसके बराबर होता है ना। तो x इक्वल टू यहाँ पर जैसे tan थीटा पुट करोगे सीधा फार्मूला है, फिर थीटा का वैल्यू क्या है, फिर डेरिवेटिव क्या है, मन में हो रहा है। तो आपको ऐसे सोचना है, आदत डालना है। ये आदत डालने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस, 2 और 64 के बीच में 4 ऐसी वैल्यू जो जीपी बनावे, तो 2 ये मिला करके इनमें के बीच में 4 जीपी, तो सीधा ये तो होगा नहीं फ्रैक्शन, है ना, ये होगा 4 8 16, तो साफ साफ दिख रहा है यही होगा, वो तो होगा नहीं रेशनल जीपी में, नन ऑफ दिस के होगा नहीं होगा क्योंकि 1 ऑफ दिस होगा। तो 4 ज्योमेट्रिकल मीन्स में डालोगे, 2 4 8 16 32 64 हो गए, 4 2 6 सबके सब जीपी बना रहे हैं। तो जब जीपी बनाते हैं तो इन वाले छोड़ करके अंदर वाले ज्योमेट्रिकल मीन कहलाते हैं। तो ये डाल दो तो पूरा जीपी बना रहा, बाकी डालो तो नहीं बना रहा है, दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिकल मीन। कौन सा इसमें दिक्कत है, ठीक। देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें, अब यहाँ पर a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो r क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस a और क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। तो आप जब इसको हम लोग r क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस a है, तो इसको b क्रॉस a करोगे तो उधर जाएगा, हो जाएगा तो माइनस r क्रॉस b हो जाएगा, इधर लाओगे तो r क्रॉस हो जाएगा a प्लस b। तो r इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे आंसर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 3i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जे और माइनस के, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो 3i और प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के कहीं है, 3i प्लस जे माइनस के, दिस इज आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसी में, इसी की जगह पर यहाँ पर ये डाल दिया, इसका रिवर्स कर दिया, तो माइनस हो जाएगा r क्रॉस b। तो r क्रॉस a इट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि b क्रॉस a यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू ये, तो b क्रॉस a तो माइनस हो जाएगा, है ना। b क्रॉस a करोगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो r क्रॉस हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। तो r क्रॉस a क्रॉस b r इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो इनको जोड़ने से मिल गया, या इसके मल्टीपल में होता है लैम्डा, कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ देखोगे, यहाँ रिवर्स है, तो रिवर्स है तो जब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर होकर ऐड हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर यहाँ ऐड हो जाएंगे, r कॉमन ले लोगे तो r क्रॉस यहाँ पर दिस, तो इसका मतलब मुझके लैम्डा टाइम्स पैरेलल हो जाएगा, r क्रॉस समथिंग इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल है। तो r क्रॉस a प्लस b इक्वल टू 0, यानी r इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आप, तो a प्लस b करने से मिल गया, या तो ये होता है या तो इसके मल्टीपल में होता है, इसके अलावा क्योंकि इसके पैरेलल होता है। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। तो बस इसका वैल्यू चाहे उसमें रखो चाहे उसका वैल्यू, a क्रॉस b या b क्रॉस a वैल्यू जब करोगे तो माइनस के साथ आएगा, इधर ऐड हो जाएगा, तो a प्लस b हो जाएगा, तो a प्लस b देख लेना, ठीक है ना वर्बल। तो मैंने वर्बल किया, फिर आपको बताया कि मैंने कैसे सोचा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए वेरिएबल टेक द वैल्यू दिस 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 दिस, द फ्रीक्वेंसी दिस एंड दिस, देन अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन में सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो फ्रीक्वेंसी है, तो इसका तो 2 पावर 50 हो जाएगा, NC0 NC1 NC 2 पावर 50 डिनोमिनेटर हो गया। और इनका प्रोडक्ट सम करोगे तो पहला 0 है, तो यहाँ पर 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस इसका फार्मूला होता है n इंटू 2 पावर n-1। तो n क्या है 50, 50 इंटू 2 का पावर 49 डिवाइडेड बाई 50, 2 का पावर यहाँ पर 50 है ना, NC0 फ्रिक्वेंसी। तो इधर उधर न्यूमेटर में गया है 50, 2 का पावर 49 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2 का पावर 50, तो इधर आपका 50/2 25 विल बी द आंसर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये जो x बार मीन निकाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये तो आपको पता है, ये वाला फ्रिक्वेंसी NC0 प्लस NC1 और प्लस NC2 प्लस अप टू डाटा NCN। तो यहाँ पर 1 का मतलब NC0 तो 50 है, तो 50 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर n होती है, तो यहाँ पर 2 पावर 50 हो गई। तो ये आपके वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल गई 2 का पावर 50, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 50 है, NC0 NC1 NC2। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस होता है 1 इंटू क्या हो जाएगा NC1 फार्मूला होता है, प्लस 2 इंटू NC2 और प्लस 3 इंटू NC3
1 प्लस एक्स पावर n को डिफ्रेंशिएट करोगे, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ोगे और इसका h=1 डालोगे तो ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जाते जाते ऐसे हो n 2 का पावर n-1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 50 है, तो 50 2 का पावर 49 हो जाएगा, यानी 50 2 का पावर 49 49 है ना। तो इसको ले जाओ 50/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल होकर के यहाँ कैंसिल करके 2 बचेगा, 2 करेगा तो 25 में दे देता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप बताओ आप क्यों नहीं कर सकते हो? अब यहाँ पर पहले हम लोग इसकी बात करते पहले, ये तो बहुत आसान NC0 NC1 है ना। ये 50C0 50C1 50C2 क्या होता है 50 टू पावर 50 हो जाएगा, क्योंकि NC0 NC1 होगा 2 पावर n होता है, बाइनोमियल में पढ़ोगे तो 50 है तो 50 टू पावर 50 यहाँ पर कर दिया। अब इसकी बात जहाँ तक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी है 1 प्लस एक्स टू पावर n का डिफ्रेंशिएट कर इक्वल टू 1 डालोगे तो पता होगा इसकी वैल्यू होती है n 2 का पावर n-1। तो n इक्वल टू 50 है, 50 टू पावर 49, ये कैंसिल कर 2 बचा और 50 डिवाइड बाई 2। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला है, पढ़े होगे तो जानते होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तो वर्बल जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो बहुत ही कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, जब तक सब बुक में होता है। दूसरी बात है ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जैसे हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, तो वर्बल बन रहा है। वर्बल हम बना पा रहे हैं, आप भी बना पाओगे, क्योंकि हम फार्मूला जान रहे हैं, आप भी फार्मूला जानोगे तो बना पाओगे, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी आप वर्बल, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन फार्मूला आते हुए भी लोग सोच नहीं पाता है, ठीक है, कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो आदत नहीं बनी है। तो आदत डलवाने के लिए हम कोशिश करें कि ऐसे कैसे आदत डालो, और देखो 60% कैसे क्वेश्चन हम लोग वर्बल कर रहे हैं। अब देखो ए इतना है, बी इतना है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो सिंपल से बात है, ए यूनियन बी के एलिमेंट सबके इंडिविजुअल एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दिस इंटू दिस है ना, ये सेट ये सेट ये सेट है, तो प्रोडक्ट। तो ए यूनियन बी इसमें 4 है, इसमें 3 है, और यूनियन बाल लगे तो 1 2 3 4 5, 3 4 तो कॉमन है, तो ये 5 हो गए, ये तो 5 हो गया, वर्बली कर सकते हैं। इंटू ए इंटरसेक्शन भी कॉमन कितना है, कॉमन में आपका 3 4 2 एलिमेंट है, ये इंटू डिफरेंस होता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस भी कॉमन का हटा दो, कॉमन के अलावा केवल ए में या केवल बी में। तो अगर कॉमन 3 4 हटा दो तो इसमें 2 बचे, केवल ए में 1 2 और केवल बी में 5 बचे, तो 3 हो जाएगा, 3 तो क्या हो जाएगा 30, दैट विल आंसर। इसमें 5, इसमें 2, इसमें 3, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 13 भी दिस। तो ये क्या मन में नहीं हो सकता है, इंटर यूनियन लेने में कितने एलिमेंट होंगे नहीं निकाल पाओगे, इंटरसेक्शन लेने में कितना होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कॉमन वाला हटा देना, 3 4 ये हटा देना, या तो ये या तो ये। तो इसमें 1 2 2 एलिमेंट, इसमें 5 अलग, तो ये 3 एलिमेंट, तो 3 हो गए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि केवल ए में या केवल बी में, यानी यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। अगर ये पढ़े होगे सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सेट्रा सेट थ्योरी, तो क्लास 10th में भी सब पढ़ाया जाता है, इतना तो उतना भी आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इफ n इज इंटीजर बिटवीन दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज मिनिमम। अरे मिनिमम कब होगी, जब इसके बीच का होगा। ये देखिए फैक्टोरियल में जैसे इसके बीच में अगर हम वैल्यू 10 डालते हैं तो 10 और 11 या 11 इंटू 10 या 11 डालो या 10 डालो, तो n की वैल्यू अगर हम 10 या 11 डाल सकते हैं, क्योंकि 10 डालोगे तो भी 10 11 हो जाएगा, और 11 डालोगे तो ये 10 और 11 हो जाएगा, तो या तो 11 चलेगा तो 10 चलेगा, तो मिनिमम देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हम पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं तो से इधर इंड से लेकर के मिडिल तक मैक्सिमम बढ़ता है, फिर घटते घटते हो जाता है। तो पास्कल ट्रायंगल में NC1 NC2 NC3 करके मिडिल में बढ़ता है, और फैक्टोरियल में भाई 2 क्वांटिटी का सम मान लो 21 है, तो उनको ऐसा ब्रेक करेंगे कि उनका फैक्टोरियल का प्रोडक्ट मिनिमम हो। तो ये क्या होगा, मिनिमम होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, नियर बाई होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं हो तो पास पास हो, या तो बराबर हो या तो पास पास हो। तो यहाँ पर इस केस में 11 डालो या 10 डालो, तभी पास पास होगा। 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11, क्योंकि इन में जाओगे तो फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मिडिल वाले का प्रोडक्ट करोगे तब भी वो बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 अगर करें और उधर फैक्टोरियल 20 करें, फैक्टोरियल 19 करें, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इंड में। इंड में जैसे आप जाते हो तो फैक्टोरियल की वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि मिडिल का कई टाइम्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा मिडिल में 10 चलेगा या 11 चलेगा, 11 दिख नहीं रहा, 10 है तो 10 आंसर करके चेक करके देख सकते हो। यानी 2 नंबर का सम 21 है, तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच का होगा, पास पास का होगा, बराबर होगा तो मिनिमम देगा, और अगर दूर का होगा, जितना ही दूर को होगा उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम देगा, ठीक है, फैक्टोरियल के केस में। तो ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर द इसेंट्रिक एंगल बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटरल रेक्टम दिस इक्वल टू दिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, इसेंट्रिक एंगल है ना। तो लेटरल रेक्टम का एक्सट्रीमिटी क्या होता है, लेटरल रेक्टम का एक्सट्रीमिटी ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए है ना।
ए ई कामा बी स्क्वायर है, और अगर सेटिंग एंगल थीटा है तो ए इक्वल टू कास थीटा और बी स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई करोगे तो आपका बी बाई ए आ जाएगा, उधर एक बार उधर माइनस इधर दिस हो जाएगा। देखिए अब जब पढ़े होगे हम आपको बता दें मैंने क्या किया, अगर इलिप्स पढ़े होगे तभी जान पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर ये जो होता है इस केस में, इसका जो यहाँ पर नॉर्मल हो गया एल एस और एल डैश, ये फोकस हो गया एस डैश एस एस डैश, तो ये ए ई और कामा बी स्क्वायर बाई ए होता है, ये एक वर्टेक्स का है ना। तो इसमें क्या होता है, इक्वल टू इसका पैरामीट्रिक, अगर सेकंड एंगल ऑफ ए पॉइंट एल अगर थीटा है तो हम लोग क्या करेंगे, ए ई इक्वल टू हो जाएगा ए कास थीटा और बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। तो एक बी और बी कैंसिल हो जाएगा, एक ई कैंसिल हो जाएगा, टेन करोगे तो बी बाई ए, यही मैंने बोल दिया। तो इधर हो जाएगा ये आपका बी बाई ए और इधर उधर माइनस में हो जाएगा, माइनस बी, तो इधर प्लस माइनस, क्योंकि एक्सट्रीमिटी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस चाहिए आती है। तो जब हम आपको करेंगे यहाँ पर अगर किसी पॉइंट का असेंडिंग एंगल थीटा या फाई है तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, ए कास थीटा बी साइन थीटा होता है। तो ए की जगह पर ए कास थीटा की जगह पर आपको ए लिखना होगा, क्योंकि ये एस कोऑर्डिनेट है, एस कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा ए कास थीटा, ये बी साइन थीटा, तो इसका बी स्क्वायर बाई ए की जगह पर बी साइन थीटा, और जैसे टेन थीटा निकालोगे दिस बाई दिस करोगे तो देखो एक बी कैंसिल हो, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब आपका इस केस में यही बच रहा बी बाई ए साइन बाई दिस, है ना, बी बाई ए करके देखो साइन बाई कास वही आ रहा है। तो ये मन में कर सकते हो, ये सब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़े होगे तो पता होगा कि एक्सट्रीमिटी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका जो है पैरामीट्रिक क्वेश्चन क्या होता है, तो एस कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्सट्रीमिटी का ए कामा बी स्क्वायर बाई ए और ए कामा माइनस बी स्क्वायर बाई, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो किसी एक का निकाल करके प्लस माइनस कर लो, तो जस्ट इससे कंपेयर कर लो, थीटा यहाँ से सेंडिंग एंगल है। जब हम पैरामीट्रिक क्वेश्चन लिखते हैं इलिप्स का, तो जो एक्स इक्वल टू ए का थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा लेते हैं, थीटा जो सेंडिंग एंगल ऑफ द एनी पॉइंट, तो इस पॉइंट की बात हुई तो इस पॉइंट का मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से इक्वल करके डिवाइड करके टेन थीटा निकालिए, दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो मैं समझता हूँ कि पढ़े होगे तो ये चीज़ समझ लोगे, तो स्टैंडर्ड चीज़ है, स्टैंडर्ड चीज़ें दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है, वर्बल भी कर सकते हो, दिमाग में भी होना चाहिए चीज़। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, इस केस में कह रहा है एक्स वाई आर द टू सेट्स देन दिस इज इक्वल टू, अब ए यूनियन लोगे, दो सेट का यूनियन यानी के लिए कि अंदर का सारा ए यूनियन बी दोनों इंटरसेक्शन, फिर नाट लोगे, इसका नाट है तो उसके बाहर का, तो ए बी के बाहर का हो जाएगा, ए बी के बाहर का कामन ले लोगे इसके साथ, तो ए नाट के साथ कामन हो जाएगा, और फिर इसका बी ना साथ कामन होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ए बी के बाहर ले लिया, ए के बाहर बी के बाहर, तो एक साथ कहाँ कामन होगा, इसलिए नल सेट होता है। सर बना लो फिगर बना करके ये एक्स वाई दो सेट ले लो, कोई इसका कोई यहाँ पर एक्स लिया कोई वाई लिया। अब यहाँ पर इस केस में क्या करा, ये पहले करा इसके बाहर, इस वाले में इसके अंदर का नाट बाहर, और बाहर के साथ जब हम लोग बात करेंगे इसके इनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो बाहर के साथ क्या है, इसके नाट के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और फिर कह रहा है एक्स के साथ इंटरसेक्शन, तो एक्स के बाहर ही है पहले वाला, इसका बाहर ही है, तो कहाँ कामन होगा, तो नल सेट होगा, है ना, इसके बाहर का एक्स के साथ तो कामन नहीं होगा, तो नल सेट होगा। तो ये तो वेन डायग्राम देख करके, और कि क्या हो रहा, कौन सा रीजन है, रीजन कितना कामन है, बिल्कुल कामन नहीं, इसलिए नल सेट है, कामन होता तो हम लोग देखते कि कौन सा कामन, उससे आंसर जवाब देते, तो ये भी वर्बल है। अब यहाँ पर ये पढ़े होगे ई पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक कास हाइपरबोलिक एक्स, तो कास हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है, कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक का प्लस होता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो ई पावर एक्स कास हाइपरबोलिक आंसर विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर। ये आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स, ये पढ़ोगे एफ आई स्टैंडर्ड फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स और प्लस सम कांस्टेंट सी। कोई दिक्कत है, चलो अब इसका डेरिवेटिव ये, तो यहाँ पर देखिएगा इसका डेरिवेटिव, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये है, तभी तो ई पावर एक्स एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होता है, दिमाग में रखिए, जो लोग सोचता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होना चाहिए, तो कॉस का तो माइनस साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस होता है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव प्लस का साइन होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है लेते हैं, तो इसको ये एफ डैश एक्स लेते हैं, तो ई टू पावर एक्स एफ एक्स विल बी आंसर, तो ये साफ साफ जाएगा, अगर आपको ये हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव पता होगा, साइन इसमें उल्टा होता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं पी क्यू आर एस
आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो 3 वर्टिस दिया तो चौथा निकालोगे क्या है, इन दोनों को जोड़ो घटा दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके घटा दो तो 6 में 2 6 और में 4 गया 2, तो यहाँ पर A = 2 आ जाएगा। और B को निकालना है, इन दोनों को जोड़ा 9 में 6 गया 3, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 2 3 कहीं है, यस दिस आंसर। ये आपको पता होगा पैरेललोग्राम में शॉर्टकट होता है कि अगर 3 वर्टिसेस दिए हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 1, 2, 4, 6 और 5, 7, तो 5, 7, 5, 7, तो चौथा वर्टिस कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस करोगे, तो वही मैंने मन में कर लिया। यहाँ पर क्या किया, 4 और 1 5 और 1 6, 6 में 4 गया, ये 2 हो गया, चौथा वर्टिस ये भी निकालना है। 7 और ये पास का वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो, 5 2 7 2 9, 9 में 6 गया 3, ये मैंने मन कर लिया। तो इन दोनों का एक्स जोड़ा, बीच वाले घटाया, इन दोनों जोड़ा, बीच यही शॉर्टकट होगा, 3 दिया रहेगा तो चौथा निकालना है, तो पास का जोड़ो, अपोजिट वाला घटाओ, ये आ जाता है। इसकी थ्योरी कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे होता, क्यों होता है, ये करके शॉर्टकट हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारा शॉर्टकट इस टाइप का बना के सब डाले हैं, उसको देखिएगा, उसमें कंसेप्ट बताएं कैसा क्यों होता है, सारा चीज़ समझ जाओगे। तो अब इसमें क्या करोगे, अगर दिस इक्वल टू, बहुत कॉमन क्वेश्चन जब तक करते रहते हो, जैसे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab करके, यहाँ पर उधर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका इसका करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका प्लस 2ab, इसका माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 और 9 13 एविडेंस। जैसे इसका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, आप समझ सकते हो, इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे, 2 स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले में 2ab इसका माइनस 2b कैंसिल हो गया, और जब स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर बचा, और फिर उधर साइन स्क्वायर कॉमन लोगे तो फिर वहाँ पर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, राइट हैंड साइड में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वर्बल है। बोलो है आसान कि नहीं आसान है? कितना ईजी क्वेश्चन पेपर आया था 2021 निमसेट का, कि जब 60% वर्बल कर पा रहे हो तो बाकी जो नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है, उसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, 1-2 वर्ड लिखना पड़ेगा, आधी लाइन भी नहीं लिखना होता है, तो उसमें से 50 में से 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भले ना कर पाओ, नहीं तो सब करने लायक है, और विद इन टाइम आप 15-20 मिनट आराम ही कर सकते हो 100%। कह रहा इफ 3 डाइस आर थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ट्रिपलेट्स नॉट मोर देन ट्वाइस, 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल हो जाएगा 6 to the power 3, है ना, 3 डाई को थ्रो करेंगे 6 पर 216 हो जाएगा, और कह रहा है कि ट्रिपलेट 2 से ज़्यादा बार न दिखे, यानी हम देखते हैं 1 माइनस 2 से ज़्यादा बार दिखे, तीनों बार आवे, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर 3 बाई क्या हो जाएगा 216 और 3 बार, तो 1 माइनस 1/36 का पावर होल स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, दिस विल बी आंसर। क्या किया मैंने, ट्रिपलेट का मतलब समझते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 करके सेम हो, तो 1 माइनस ऐसे 1 1 1 है ना, 2 2 2, तो ये टोटल 6 केस होगा, 6 6 6, ठीक है। तो पहली बार ट्रिपलेट आवे, दूसरी बार भी ट्रिपलेट आवे, तीसरी बार भी ट्रिपलेट आवे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द ट्रिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार से ज़्यादा हो, हम लोग तीनों बार ट्रिपलेट हो एक तरीके से, तो 1 माइनस पहली बार भी हो, दूसरी बार भी हो, तीसरी बार हो, ठीक है। तो पहली बार भी हो, दूसरी बार तीसरी बार हो, तो उस केस में क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पर 6 बाई हो जाएगा, पहली बार भी हो, दूसरी बार भी हो और तीसरी बार भी हो, तो इस केस में हो जाएगा 1 माइनस 1/36 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि पहली बार ट्रिपलेट, दूसरी बार भी ट्रिपलेट, तीसरी बार तभी तो नॉट होगा, है ना, तभी तो नॉट होगा। तो 1 माइनस यहाँ पर हो ये तीनों का होने का करोगे तो नहीं होने का आ जाएगा, यही तो बात कर रहा है। 3 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द ट्रिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइस, 2 से ज़्यादा बार ना हो, तो 2 से ज़्यादा बार मतलब 3 बार करो तो तीनों बार हो, तो तीनों बार हटा देंगे तो 1 माइनस 2 से ज़्यादा बार, 2 से कम बार आ जाएगा। तो वहाँ पर जो पूछा जा रहा है
ठीक, वो निकालने के लिए उसके बियॉन्ड चले जाओ कि तीनों बार आ रहा है ट्रिपलेट, तीनों बार नहीं आने के लिए आपका पूछा जा रहा है, तो तीनों बार निकाल लो। तीनों बार होने का तो ये 6 केस होता है, पहली बार में 6/30/216, दूसरे में 6/216, तीसरे में 6/216, तीनों बार आवे तो 1 माइनस तीनों बार, तो रिक्वायर्ड कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, नॉट मोर देन 2। ठीक है, तो इस केस में ये भी वर्बल बन जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी वर्बल बना सकते हैं। इसमें तो स्टैंडर्ड है, इसी को टी मानोगे तो इसका डेरिवेटिव मिल जाता है, और यहाँ पर 8 पावर इसका 1 पावर से log 3, फिर इसका करोगे, फिर 3 पावर से log 3, तो log 3 3 बार नीचे आ जाएगा, तो dt/t, इसको t मान लो, इस वाले को t मान लें dt/t, तो ये आपका ये t मानोगे तो एक तरीके से यहाँ पर dt/, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा, इधर log 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यूब हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3 बार, तो इसका इंटीग्रेशन टी का मतलब ये दिस विल आंसर। बहुत स्टैंडर्ड है कि हो गए। जैसे इसको आप लोग क्या करोगे, 3 का पावर x को t मानोगे तो ये इसका डेरिवेटिव यही बन जाएगा, 3 पावर x log 3 इंटू 3 पावर x log 3 इंटू 3 पावर x log 3 इज इक्वल टू dx इक्वल टू dt। तो ये जो 3 बार आया log 3 नीचे चला गया log 3, और dt का मतलब हो जाएगा t/log 3 का, ये log 3 होल क्यूब हो जाएगा, log 3 होल क्यूब हो जाएगा, है ना, तो t हो जाएगा log 3 का होल क्यूब, log 3 का होल क्यूब, और t का मतलब वही जो सब्स्टिट्यूशन किया, तो t यही किया, t/log 3 का होल क्यूब, यही तो मैं पुट किया। तो जैसे इसको बड़े वाले को t पुट करोगे तो ये आपका डेरिवेटिव पहले इसका करोगे, एक पावर समथिंग log 3, और फिर इसका मिट गया 3 पावर समथिंग log 3 1 में कर सकते हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर इसका छिप गया, फिर 3 पावर log 3, और फिर यहाँ पर dx इक्वल टू उधर dt, इधर आएगा dx हो गया, ये log 3 नीचे चलेगा, dt/t, t का वैल्यू पता है सब्स्टिट्यूशन, है ना, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन मतलब t/3, सो प्लस सम कांस्टेंट सी आर्बिट्री तो जोड़ सकते हो बाद में, तो t/this, तो अगर e टू द पावर होता तो नीचे डिवाइड नहीं होता, तो बस यही आता, यही आ जाता है आंसर। अगर एक पावर होता तो कि a का पावर है तो एक पावर में क्या होगा, एक पावर से log a होता है, तो log a 3 बार आके डिवाइड हो जाना नीचे, तभी क्यूब हो जा रहा है। अगर e होता तो नहीं होता डिवीजन, ये नीचे होता ही नहीं, केवल ऊपर वाला e पावर x ही आंसर वुड हैव बीन द आंसर। तो ये समझ रहे होगे, जैसे पुट करोगे तो किए होगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या करोगे, देर आर 50 क्वेश्चंस ऑन ए पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ एज इन विच द स्टूडेंट कैन अटेंड 1 or more। अरे भैया 1 1 तो 50C1 50C2 प्लस 52 पावर 50 - 1, दिस विल आंसर, हो गया काम खत्म। ये क्या है, एक सिलेक्शन करोगे 50C1 दो का करोगे, 50C2 कितने तरीके अटेम्प्ट कर सकता है, 50C3, है ना, 1 or more कम से कम, 0 or more नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में 50 प्लस 50 C50, इसको अगर 2 पावर 50 माइनस 1, NC0 जब होता है 2 पावर 50 होता है, 2 पावर n होता है, तो NC0 यहाँ पर नहीं है क्योंकि 1 or more सिलेक्शन करना है, 0 or more होता तो 2 पावर 50 वुड हैव बीन आंसर। तो ये साफ सीधा फार्मूला है, हम 50 में एक करके अटेंड कर सकते हैं, दो करके अटेंड कर, 3 कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो 2 पावर n हो जाएगा, NC1 NC2 अप टू NCn तक 2 पावर n -1, और NC0 होता तो 2 पावर n ही रहता, NC0 नहीं है तो उधर जाके 1 घट जाता है 1 or more के केस में। तो आपका एक सीधा सा फार्मूला है। अब बताओ सारे क्वेश्चन हम लोग आपको 60% आउट ऑफ 50 30 क्वेश्चन मैंने वर्बली से बता दिया, और भी क्वेश्चन है जो वर्बली बन सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन में आप देखोगे पेन का यूज करोगे तो थोड़ा सा कम्फर्ट रहेगा कैलकुलेशन में, जैसे सब कैलकुलेशन आसान वर्बली हो रहा है और उसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं कि वो टफ हैं, देयर आर सो वेरी सिंपल वेरी इजी, बस ट्रिक टेक्निक मालूम होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना पेन का यूज करो, मिनिमम यूज करोगे, और इसी टाइप का आदत डालो कि लास्ट मोमेंट में बहुत सब काम आएगा। पढ़ते रहते हो साल 2 साल से, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करोगे, ट्रिक टेक्निक के साथ नहीं अप्लाई करोगे तो फिर पिछड़ जाओगे। वहाँ पर आपको क्या है, बहुत तेज़ भागना है, रेस हो रही है, आगे रहना है, टॉप में आने के लिए आपको पिछाड़ना पड़ेगा, औरों को भीड़ में से हट के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्रिक टेक्निक को प्रैक्टिस करो, और हम इसके बाद डालते रहेंगे, उनको भी देखो जो डाले हैं उनको भी देखो, ठीक है। और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, औरों को सबको भेज दो अपना फ्रेंड सर्किल में जो निमसेट व RIMC की तैयारी करते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर 11th 12th का सिलेबस है किसी में काम आता है। तो ये सब क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी भी हैं, वर्बल भी बन पा रहे हैं, बस वो आपको कैसे आदत डालना है, वो आदत डालने के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, दिमाग में लाओ और सोचो, और आप भी अप्लाई करो।
सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो बाकी का जो डाल चुके वो भी देखो और डाल लेते रहेंगे, उसको देखते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।